गुड इवनिंग दोस्तों। अभी मोदी जी ने 4-5 दिन पहले एक बहुत बढ़िया सी बात कही थी। पहली तो बात ये कि उनकी वो बात सुन के मैं थोड़ा खुश हुआ था। फिर मैंने चिंतन किया। चिंतन होने के बाद जो निकल के आया है उस पर थोड़ी बात करेंगे। और वो मोदी जी की बात थी कि सरकारें व्यवसाय करने के लिए नहीं बनी हैं। इन्होंने निजीकरण का पक्ष रखते हुए ये बात कही कि निजीकरण जो हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि सरकार का काम नहीं होता कि वो व्यवसाय करे। वो व्यवसाय करने से सरकार जो है वो उतना लोगों को लाभ नहीं पहुंचा सकती जितना निजीकरण से लोग व्यवसाय करके लाभ पहुंचा सकते हैं। इस पे थोड़ा डिटेल से कुछ छोटी मोटी बातें कहूंगा। तो फिर सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है टैक्स वसूलना। सरकार का काम है जब मजदूर पलायन कर रहे हों नंगे पैर अपने घरों को कोरोना काल के दौरान, तो बैठे देखते रहना। सरकार का काम है लोगों को भ्रमित करना। सरकार का काम है कि एक प्रधानमंत्री एक पार्टी के चुनाव के प्रचार में ही अपना सारी ऊर्जा लगाता रहे। ये क्या काम है सरकार का? अब बात कर लेते हैं निजीकरण की। निजीकरण आपने किया। निजीकरण से आपने अपनी जो दुकानें थी, सरकार की जो दुकानें थी, वो आपने निजीकरण को दे दी। इससे आपको कुछ धन मिलेगा और वो धन कितना हो सकता है इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारी सरकार के अनुसार उसका प्रति वर्ष जो सालाना बजट है वो होता है 20.5 लाख करोड़। 20.5 लाख करोड़ को सरकार को टैक्सों के माध्यम से इकट्ठा करना होता है जिससे वो खर्चे चलाती। टैक्स आपको पता है कि 30% टैक्स है, कहीं कहीं पे 40% भी हो जाता है। 30% तो टैक्स है ही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर निजीकरण में हमने निजी कंपनियों को ये दे दिया और निजीकरण कंपनी से सारी कंपनियों के मार्फत से जो उन्होंने हमारी सारी दुकानें ले ली हैं, उससे निजीकरण ने इतना कमाया कि सरकार को 20 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति हो गई। तो इसका मतलब समझे, अगर सरकार को इससे 20 लाख करोड़ की प्राप्ति हो गई तो इसका अर्थ है कि 30 पैसे 1 रुपए में सरकार को मिले, जिसकी कीमत 20 लाख करोड़ हुई। तो वो निजीकरण जिनके हाथों में है उन्होंने 70 पैसे कमाए और 70 पैसे कमाने का अर्थ होगा कि लगभग 50 लाख करोड़ रुपया उनके हाथ में जाएगा। सरकार के हाथ में 20 लाख करोड़ आएगा। लेकिन अगर ऐसा संभव होता है कि निजीकरण के माध्यम से ये कंपनियां इतना धन सरकार को दे पाती हैं, तो सरकार को फिर एक काम और करना चाहिए। फिर सरकार को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, पूरे इंडिया को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जो ये रेल और ये सब चीजें सरकार ने दे दी हैं उनको, तो उससे इतना धन मिल जाए कि सरकार को फिर किसी तरीके के टैक्स लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बात और समझते हैं कि सरकार जो टैक्स लेती है उसमें आपको कमिटमेंट क्या क्या करती है, क्या क्या देने का कमिटमेंट करती है। चलो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सरकार आपको देती है सबसे पहली सुरक्षा, जो सेना के नाम पे देती है। फिर हमें पुलिस लगाती है, पुलिस हमारे अंदर सुरक्षा करती है। उसके अलावा सरकार हमें शिक्षा प्रदान कराती है, जिसके लिए वो स्कूल कॉलेज और ये सब खोलती है। चिकित्सा उपलब्ध कराती है, रोडें उपलब्ध कराती है, पानी उपलब्ध कराती है, बिजली उपलब्ध कराती है। तो ये सारी चीजें सरकारें हमें उपलब्ध कराती हैं, जिसके एवज में जो खर्चा होता है वो 20 लाख करोड़ रुपए का होता है, 20.5 लाख करोड़ रुपए का। मैं एक एक करके थोड़ी सी बात करूंगा।
सरकार आज की तारीख में टोल टैक्स लेती है, सड़क पे चलने का टोल टैक्स। यानी कि सरकार ने आपको जो सेवा देती थी उसमें से एक सेवा हटा दी, टोल टैक्स लेती है। आप सड़क पे चलो, उसका टोल टैक्स है। ये टोल टैक्स वो कई तरीके से लेती है। जो लोग गाड़ियों से चलते हैं उन्हें मालूम है कि हाईवे पे, नेशनल हाईवेज पे जो है जगह जगह टोल लिए जाते हैं। अगर दिल्ली से आदमी शाहजहांपुर तक की यात्रा करे, जो कि अक्सर मैंने की है, तो एक आदमी को लगभग 500 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है एक गाड़ी को, और लाखों गाड़ियां प्रतिदिन जाती हैं। फिर टोल टैक्स केवल सरकार वसूलती नहीं है टोल लेते वक्त, आपको रोड टैक्स वसूलती है। जितनी बार आप पेट्रोल लेते हो उतनी बार, आप जब गाड़ी खरीदते हो उस वक्त भी आपसे रोड टैक्स लिया जाता है। आप जब मोटरसाइकिल खरीदते हो तब भी आपसे रोड टैक्स लिया जाता है। तो इतने बार रोड टैक्स की जरूरत क्या है? अत्यधिक बार रोड टैक्स लिया जाता है। तो सरकार यानी कि आपको ये देती नहीं। बिजली के वो पैसे लेती है, आपको पता है। बिजली कितनी महंगी हो गई है ये भी आपको पता है। तो अब दो चीजें काट दीजिए। तीसरी चीज रही शिक्षा। शिक्षा पूरे देश में जितनी भी पाई जाती है उसमें सिर्फ बेसिक शिक्षा एक ऐसी है जिसमें सरकार का थोड़ा बहुत योगदान है, जिसमें वो खर्चा करती है। लेकिन 90% जो शिक्षा इस देश में लोग लेते हैं वो अपने पैसे खर्च करके लेते हैं। तो शिक्षा भी सरकार नहीं दे रही है। तो यानी अब स्वास्थ्य की रही बात, आप सबको पता है, स्वास्थ्य के नाम पे इस देश में एक जबरदस्त लूट मची हुई है। स्वास्थ्य अगर अमेरिका जैसे देशों में आप बात करें, कनाडा में देशों में बात करें, जो भी बाहर के कुछ देशों की और हम बात करें, तो वहां पे सरकार जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो पूरी फ्री देती। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे स्वास्थ्य सेवा के नाम पे कुछ छोटी मोटी चीजें सरकार मुफ्त उपलब्ध कराती है। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवा में प्रति व्यक्ति जो भी आप जो सुन रहे हैं, आप बता दीजिए कि आप बीमार हुए हो, कितनी बार सरकार से आपको मुफ्त इलाज मिला हो। आपने अपने पैसे खर्च करके ही इलाज कराया होगा। तो सरकार स्वास्थ्य भी हमें नहीं दे रही है। अब रही बात दो चीजें, सेना की और जो पुलिस की। आपको मालूम है कि पुलिस कितनी सेवा करती है आपकी। कभी सड़क पे आपने अक्सर देखे होंगे पुलिस वालों को पब्लिक की सेवा करते। कोरोना काल के दौरान तो बहुत अच्छी सेवा की थी। ये आपकी सेवा करती है। सरकार इसके माध्यम से आप लोगों पे अपना नकेल कसने का काम करती है। ये सरकार की कुछ एजेंसीज हैं, सीबीआई और आपने सुना होगा ईडी, बीडीडी, पता नहीं क्या क्या हैं। ये सारी असल में सरकार के हाथ की वो ताकतें हैं जिसके माध्यम से तुम्हें कब्जा करने के लिए सरकार अपने काम करती है। तो सरकार किस लिए है? मैं सरकार को सीधी सीधी बात कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर में सरकार जब किसी को देती है तो प्राइवेट सेक्टर वाला कोई गॉड नहीं है जो कि आता है और जादू की छड़ी घुमाता और सब ठीक हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर वाला आपके ही लोगों का यूज करता है। अगर विदेश किसी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर में आपने कोई चीज दे दी तो आप विश्वास मानिए वहां से कोई नहीं आने वाला, कोई आके आपको श्रमदान नहीं करने वाला। यहीं के लोगों से श्रम कराएंगे, यहीं के लोगों से सारी व्यवस्था देखी जाएगी और उसके बाद यहाँ के एक बहुत बड़े धन को 70% मैंने कहा जितना सरकार को वो देंगे 30% धन, उसके अलावा 70% वो कमा के लेके जाएंगे। और ये बात हिंदुस्तान की एक और आप सब बहुत आसानी से समझेंगे। इकोनॉमी वो छोड़ दीजिए जो कि कागजों में होती है, वास्तविक इकोनॉमी को समझें तो वास्तविक इकोनॉमी के तहत लोग अपनी जितनी भी वास्तविक कमाई होती है
उस वास्तविक कमाई में केवल 20% कमाई का टैक्स देते हैं। 20% कमाई का। 80% कमाई का टैक्स लोग देना नहीं चाहते, क्योंकि टैक्स इतना ज्यादा है कि किसी को भी देने का मन नहीं करेगा। 100 रुपए हम कमाए, 30 रुपए सरकार को दे दें, किस बात के? सरकार अगर हमें कभी नुकसान हो जाए तो क्या 30% हमें देने आएगी? नहीं, सरकार वो देने नहीं आएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि सरकार का ये टैक्स ज्यादा रखना ये गलत नीति के तहत आता है। सरकार को याद रखना चाहिए, भारतीय संस्कृति के तहत चाणक्य से बड़े कोई ज्ञानी नहीं हुए। इकोनॉमी पे जो चाणक्य ने बोला है, चाणक्य के अनुसार जब जब सरकार जनता पे अत्यधिक टैक्स लगाती है, मंत्री भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए जनता पे कर का कम से कम बोझ होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार जो मंदिर होते हैं, मंदिरों में चढ़ावे को सरकार राजस्व वसूली की तरह अपने पास रखे। क्या सरकार ऐसा करेगी? दूसरी चीज, मैं आपको कुछ छोटे से आंकड़े देना चाहता हूं, सरकार को उससे थोड़ा सा फायदा हो सकता है। सरकार के पास मैंने एक पहले भी आंकड़ा दिया था, इस चीज को थोड़ा सा हम सब समझ लें। सरकार के पास 1 करोड़ लगभग बसें हैं जो पूरे हिंदुस्तान में चलती हैं, परिवहन निगम। एक बस पे 2 आदमी तो आपके एम्प्लॉय हैं, 2 आदमी कंडक्टर और ड्राइवर। उसके अलावा आपको उसको चलाने के लिए एक गाड़ी पे 1 आदमी और आप कम से कम मान लो, यानी कि लगभग 2-3 करोड़ लोगों की व्यवस्था इस पे लगी हुई है। 2-3 करोड़ लोगों में 2-3 करोड़ लोगों के जो एक तरीके से महीने का उनका खर्चा होता है, तो एक आदमी की अगर हम औसत आय 30,000 रुपए भी मान लें तो 90,000 करोड़ रुपए महीने सरकार को इसमें देना पड़ते हैं। सरकार को 90,000 करोड़ देने पड़ते हैं। इसका मतलब सालाना सरकार का इसमें जो खर्चा होता है वो लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ उनको सैलरी देने का होता है। फिर उससे निकलते भी हैं, लेकिन सरकार के अनुसार वो लगभग घाटे में ही जाते। एक बस, एक प्राइवेट बस जो व्यक्ति चलाता है, अगर आप आज की तारीख में एक दिन के लिए विवाह के लिए बस का किराया पता करें तो लगभग 16-17 हजार रुपए, 20,000 रुपए तक का किराया होता है, और उसमें सब खर्चे निकाल के उसका प्रॉफिट 10,000 रुपए होता है। सड़क पे प्राइवेट वाहन जो भी चलाते हैं वो सब प्रतिदिन बसों से कम 15 से 20,000 रुपए कमा के लाते हैं। मैं सरकार को एक सजेशन देना चाहता हूं। सरकार 5,000 रुपए प्रतिदिन पे अपनी बसें प्राइवेट सेक्टर को दे सकती हैं, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर एक कंपनी को ना देके, या एक कंपनी भी अगर तैयार हो तो प्रति मतलब बस के हिसाब से कम 5,000 रुपए उससे वसूले जाने चाहिए। और ना करे तो जो ड्राइवर और कंडक्टर बस चलाते हैं उनको ही उस बस को दे देने चाहिए कि हम आपसे प्रतिदिन 5,000 रुपए इसके लेंगे और ये बस आपको दी जाती है, और उसके बाद आप इससे 5,000 रुपए हमें दीजिए, अपनी कमाई अपनी जितनी चाहें आप निकाल लीजिए। आप 10,000 कमाएं, 15,000 कमाएं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बस तो मैं ले लूंगा। और जो भी कंडक्टर ड्राइवर होंगे, अगर आप उनसे बात करके देखें तो निश्चित ही 5,000 रुपए पर डे पे वो भी बस लेने को तैयार हो जाएंगे। यानी कि 1 करोड़ बस का प्रतिदिन 5,000 करोड़ रुपए सरकार को मिलेगा। 5,000 रुपए के हिसाब से सीधा हिसाब, 1 करोड़ बस 5,000 के हिसाब से 5,000 करोड़ रुपए महीने में। ये जाके लगभग 30, अगर हम 365 दिन का साल का निकालें तो लगभग ये 18 लाख करोड़ रुपए होता है। 18 लाख करोड़ रुपया केवल हम परिवहन निगम से हम प्राइवेट देके इसको ले सकते हैं, और हमारा सालाना बजट जो है
वो 20 लाख करोड़ रुपए का आज की तारीख में है, जिसमें परिवहन निगम से कमाई का तो कोई सूत्र है नहीं, बल्कि उनको जो देने पड़ते हैं 9 लाख करोड़ रुपए साल के, जो 11 लाख करोड़ रुपए लगभग जो देने पड़ते हैं जो हमारे एम्प्लॉइज को, वो भी देने नहीं पड़ेंगे। और वो भी बचत अगर जोड़ी जाए, उससे न्यूनतम बचत जोड़ लो, तो सरकार का जितना सालाना खर्च होता है वो केवल और केवल, अभी तो मैं और की बात ही नहीं की, केवल और केवल परिवहन निगम से सरकार का पूरा खर्चा निकल सकता है साल का, देश चलाने का, और पूरे इंडिया को टैक्स फ्री किया जा सकता है। इस टैक्स फ्री करने का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमारे यहां सभी लोग तनाव मुक्त होंगे और ईमानदार होंगे, स्वतंत्र रूप से व्यवसाय कर पाएंगे, और सरकार यहां पे एक कमाई का एक्स्ट्रा सोर्स खोल सकती है। और वो एक्स्ट्रा सोर्स ये होगा कि सरकार चाहे तो देश से जो मैन्युफैक्चरिंग होती हैं चीजें और बाहर जाती हैं दुनिया के और मुल्कों में, उनमें सरकार का 30% टैक्स जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा टैक्स जोड़ने पे इतनी महंगी होती है कि हम चीन वगैरह से मुकाबला नहीं कर सकते सस्ते में। तो यदि 30% हम अपना टैक्स कम कर दें और केवल एक्सपोर्ट के जो टैक्सेस होते हैं हम वो रखें, तो हम दुनिया के किसी भी मुल्क में अपने सामान को चीन से भी सस्ता दे सकते हैं। और ऐसी स्थिति में हम बहुत ज्यादा आगे, बहुत कम समय में हम चीन से निकल सकते हैं। सरकार के सिर्फ एक सेक्टर की मैंने अभी बात की है, सिर्फ एक सेक्टर की, परिवहन निगम, सिर्फ एक सेक्टर से हमारा सालाना बजट पूर्ण हो सकता है। मैं सारे सेक्टरों पे बात करने को तैयार हूं, वन बाई वन। देश के हित के लिए मैं भी चिंतित हूं, लेकिन सरकार के इस कथन से कि सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है, मैं राजी नहीं हूं, क्योंकि सबसे बड़ा व्यवसाय दुनिया का ब्याज का धंधा होता है। सबसे बड़ा व्यवसाय लोगों से टैक्स वसूली होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश ने अंग्रेजों से जो दमन था, उसमें सबसे बड़ा दमन टैक्स वसूली था। उस टैक्स वसूली से बचने के लिए कितने आंदोलन किए। वही प्रक्रिया हमारे देश में अगर लागू है और सरकारी पूरी मशीनरी का उपयोग हिंदुस्तान के सभी आईएएस पीसीएस दिमागों को अगर हम टैक्स वसूली के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम अपने देश की बहुत बड़ी प्रतिभा का अपमान कर रहे हैं। सही बात तो यह है कि यही लोग बहुत अच्छे ढंग से एक सिस्टम बना के इसको काम कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को मैं एक और सजेशन देना चाहूंगा। सरकार अगर चाहे तो सरकार के अंतर्गत ही एक ऐसे डिपार्टमेंट की शुरुआत कर सकती है जहां पे हिंदुस्तान का ब्रिलियंट माइंड आके क्वालिफाई करने के बाद सरकार के जो खुद के उद्योग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको संभालने के लिए जिम्मेदारी से आगे बढ़ें। सरकार में वो लोग आईएएस और पीसीएस से भी अच्छी श्रेणी में मान्य हों, उनको मान्यता प्राप्त हो, तो निश्चित ही एक नए तरीके का डिपार्टमेंट, जैसे हम आईआईटी की बात करते हैं, आईआईटी में ब्रिलियंट लड़के होते हैं। आईआईटी के लड़कों को हमें इस तरीके से यूज करना चाहिए कि उनसे पूछा जाए कि हमारे ये उद्योग कैसे हम अच्छे करें, उनको इसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन सरकार ये कह के अपना पल्ला झाड़ ले कि सरकार को व्यवसाय नहीं करना अच्छा लगता, शोभा नहीं देता, ये बात तो एक पूर्ण रूपेण मक्कारी से भरी हुई बात है। सरकार को अगर कुछ अच्छा नहीं लगता, सरकार के लिए अगर कोई भी चीज अच्छी नहीं है, तो वो एकमात्र चीज है और वो है राजनीति करना। राजनीति का एक वास्तविक अर्थ होता है, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं, राजनीति का अर्थ ये नहीं होता कि मैं कैसे साम दाम दंड भेद से दूसरे की सरकार गिरा के अपनी सत्ता में आने के लिए रास्ता बनाऊं।
राजनीति का अर्थ ये नहीं होता कि हम कैसे देश में उपद्रव पैदा करके अपने वोटों के लिए काम करें। ये सब कूटनीतियां हैं, ये सब एक तरीके से छल नीतियां हैं, कपट नीतियां हैं। राजनीति का तो अर्थ होता है कि राजा द्वारा राज्य के हित में जो नीतियां बनाई जाती हैं, जिससे राजा का और राज्य का और प्रजा का सबका हित हो, उन नीतियों को हम राजनीति कहते हैं। आप मेरी बात पे चिंतन करें, आप सोचें कि मैं क्या कह रहा था। मैं बैठा राजनीति ही कर रहा हूं। निश्चित ही बहुत से लोग मेरी बातों पे अक्सर कमेंट कर देते हैं कि आप के लिए शोभा नहीं देता। सच बात तो यह है, शोभा के लिए जब भी बात कहें तो कहें शोभा नहीं देती। आप शोभा का अपमान ना करें। शोभा मुझे राजनीति करना देता है। मैं इस समय राजनीति ही कर रहा हूं, राज्य का हित ही सोच रहा हूं। यही काम उन लोगों को भी करना चाहिए जो अपने आप को राजनीतिज्ञ बोलते हैं। आप चिंतन करें, कोशिश करें कि इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मोदी जी की इस बात पे मैंने कहीं पे भी एक भी चर्चा किसी को करते नहीं पाया कि मोदी जी ने गलत कहा। मैं खुद कह रहा हूं मोदी जी इसमें गलत हैं। मेरे साथ मोदी जी थोड़ा वक्त गुजारे, सखा परिवार में आए, उनका स्वागत है। थोड़ा सा उनको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार का उन्हें योग करना चाहिए, किस प्रकार के उन्हें योग की जरूरत है, कैसे राजा और प्रजा आपस में जुड़े, वो योग कैसे बने, उसके लिए मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। निश्चित ही मोदी जी कह सकते हैं कि मैं जब यहाँ आया तो सखा की क्लास लेने आया। मैं उसको सम्मान रखूंगा। कमरे में बैठ के चुपचाप अकेले हम अलग से बातें कर लेंगे देश के चिंतन के संबंध में। नहीं तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझसे भी ज्यादा चिंतन के धनी होंगे। उन लोगों को भी जो विचार आते हैं, उस विचारों को मोदी तक पहुंचाएं। उनसे कहें कि आप हमारे राजा हैं, आपका जो फर्ज है वो फर्ज केवल टैक्सेस लेना नहीं है। कृपया करके अच्छे अच्छे शब्दों की आड़ में झंझट वाले कार्य ना करें। ये देश इतना अभी नपुंसक नहीं हुआ है कि अपने देश के जो व्यवसाय हैं उनको दूसरों के हाथों में दे के और कहें कि साहब ये हमारा काम नहीं। यूं तो फिर हम अपनी सारी दुकानें भी लोगों के हाथ में दे दें, सब कुछ अपना लोगों के हाथ में थमा दें। बाहर के लोग आके सब कुछ कर सकते हैं, हम तो सिर्फ टैक्स खाएं बैठ के। लेकिन आप विश्वास मानिए, अगर कोई भी बाहर का आके इस देश में कोई कार्य करता है इन्वेस्टमेंट करके, तो वो देश का भला नहीं कर रहा, वो देश का नुकसान कर रहा है। हाँ, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बहुत से देशों की मिसालें हमें दी जा सकती हैं कि फला देश में देखो है, फला देश में है। तो ये उन देशों की चर्चा है जहां पे संपत्ति बहुत है, कार्य करने वाले कम हैं। तो ऐसे देश प्राइवेट देके बाहर के देशों से लोगों को बुलवा के अपने यहाँ काम करवाते हैं। वो एक अलग ढंग है। लेकिन अभी हमारे देश में इतने संख्या कम नहीं हो गई कि हम काम न कर सकें। इसलिए प्राइवेटाइजेशन जो है इस देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इस देश के लिए सरकारों को इस तरीके की बात करना ये देश के पैरों की में कुल्हाड़ी मारने जैसा है, जो कम से कम मुझे देख के तो अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी बात कह रहा हूं, बड़ी विनम्रता से बात कह रहा हूं। इस बात पे चिंतन होना चाहिए और एक एक आदमी को इसका चिंतन करना चाहिए। नमस्कार।